हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बाल स्टडी। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के अर्थशास्त्र के पार्ट 1 अर्थव्यवस्था में इसके विकास के इतिहास का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं। दोस्तों इसका लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय इस चैनल पर डाला हुआ है। दोस्तों लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग इसका डायरेक्ट चैनल के पेज ओपन करके देख सकते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का कि आर्थिक विकास का क्या अभिप्राय है, आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास में क्या अंतर कीजिए। तो इसका देखिए उत्तर हो जाएगा दोस्तों, आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है जिसमें किसी देश की प्रति व्यक्ति आय में दीर्घकाल तक वृद्धि होती है। आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में उत्पादकता का उच्च स्तर प्राप्त करना होता है। इसके लिए विकास प्रक्रिया को गतिशील करना पड़ता है। समान तौर पर आर्थिक विकास एवं समृद्धि में कोई अंतर नहीं माना जाता। अर्थशास्त्र विशेषज्ञों ने इसमें अंतर पाया। आर्थिक समृद्धि एकल आगामी परिवर्तनों को दर्शाने के लिए किया जाता है, परंतु आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग बहुत आगामी परिवर्तनों को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आर्थिक विकास राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि के अतिरिक्त राष्ट्रीय आय का वितरण, नागरिकों में समान जीवन स्तर एवं आर्थिक कल्याण से संबंधित है। तो दोस्तों ये हो गया आपका पहला का उत्तर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है कि विकास के अवधारणा को स्पष्ट करें, किस आधार पर कुछ देशों को विकसित और कुछ देशों को अविकसित कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, आर्थिक विकास की कई अवधारणाएं हैं तथा इनका क्रमिक विकास हुआ है। प्रारंभ में आर्थिक विकास का अर्थ उत्पाद एवं आय में होने वाली वृद्धि से लगाया जाता था। अर्थशास्त्रियों के अनुसार आर्थिक विकास का अर्थ देश के प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों के कुशल प्रयोग द्वारा राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय वास्तविक आय में वृद्धि करना है। परंतु कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि आर्थिक विकास का सूचक नहीं है। किसी राष्ट्र का आर्थिक विकास राष्ट्रीय आय का वितरण, नागरिकों के सम्मान में सुधार एवं आर्थिक कल्याण पर निर्भर करता है। विश्व बैंक ने 2006 के अपने विश्व विकास प्रतिवेदन में राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि के आधार पर कुछ देशों का विकसित और कुछ को अविकसित कहा। विश्व बैंक के अनुसार 2004 में जिन देशों को प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 रुपये प्रति वर्ष वार्षिक आय है या उससे अधिक थी, उन्हें समृद्ध या विकसित देश तथा वे देश जिनकी प्रति वार्षिक आय 37,000 रुपये या उससे कम थी, उन्हें निम्न आय वाला विकासशील देश की संज्ञा दी गई। दो अर्थव्यवस्थाओं के विकास के स्तर की तुलना करने के लिए तथा विकसित तथा अर्ध विकसित देशों को वर्गीकरण करने के लिए भी राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय को संकेतक के रूप में प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये हो गया आपका दूसरा का उत्तर। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या सिखा रहा है कि विकास के लिए प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न मापदंडों अथवा संकेतों का उल्लेख करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि आर्थिक विकास को मापने का एक महत्वपूर्ण मापदंड है, परंतु इसमें कुछ कमियां हैं। प्रति व्यक्ति आय और औसत आय द्वारा दो या दो से अधिक देशों के विकास के स्तर की तुलना करते हैं। प्रति व्यक्ति आय के वितरण की असमानता छिपा देता है। इस प्रकार प्रति व्यक्ति आय की सीमितताओं के कारण आर्थिक और सामाजिक विकास के कुछ वैकल्पिक संकेतों का विकास किया गया है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता के सूचक मॉरिस के अनुसार किसी देश के आर्थिक विकास को जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर तथा मौलिक साक्षरता के सूची के अनुसार मापा जा सकता है। मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के मानव विकास प्रतिवेदन के अनुसार विभिन्न देशों के विकास की तुलना लोगों के शैक्षणिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर की जाती है। इस मानव विकास प्रतिवेदन में कई नए घटक जैसे नागरिक का जीवन स्तर, उनका स्वास्थ्य एवं कल्याण जैसे विषय जोड़े गए हैं। तो दोस्तों ये हो गया आपका तीसरा का उत्तर। अब देखिए चौथा नंबर क्या क्वेश्चन कर रहा है कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता के सूचक की व्याख्या कीजिए। मानव विकास सूचकांक इससे किस प्रकार भिन्न है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जीवन की भौतिक गुणवत्ता के सूचक विकसित करने का श्रेय मॉरिस नामक अर्थशास्त्री को है। यानी जीवन की भौतिक गुणवत्ता का श्रेय किसे जाता है, तो मॉरिस को। इन्होंने पिछली शताब्दी के 70 शतक के अंत में संयुक्त राष्ट्र की बहुत सी समितियां एवं संस्थाओं तथा विकास अर्थशास्त्रियों द्वारा अपनाए गए हैं संकेतकों का अध्ययन किया। इससे वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इनमें अधिकांश संकेतक औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों की मान्यताओं पर आधारित थे तथा इनमें अर्ध विकसित देशों के अंतर एवं उनके संगठनों के बीच की विभिन्नताओं पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसके साथ ही संयुक्त संकेतक ऐसे होने चाहिए जो सरल तथा अंतर्राष्ट्रीय तुलना में सहायक हो। इन्हें सैकड़ों संकेतक का अध्ययन करने के पश्चात केवल 3 ऐसे संकेतक मिले जो सर्वव्यापी हैं। यानी कि कितने संकेतक मिले, 3 जो सर्वव्यापी है तथा इन मापदंडों को पूरा करते हैं। ये संकेतक जीवन प्रत्याशा, यानी देखिए कौन कौन संकेतक है, तो जीवन प्रत्याशा है, शिशु मृत्यु दर है, मौलिक साक्षरता। उपरोक्त तीनों संकेतों के कई प्रकार के से व्याख्या की जा सकती है। कोई देश उचित पोषण द्वारा उच्च जीवन प्रत्याशा प्राप्त करता है अथवा अच्छी चिकित्सा सुविधाएं द्वारा अच्छा सफाई व्यवस्था में सुधार द्वारा यह बात महत्वपूर्ण नहीं है। कोई देश उच्च साक्षरता औपचारिक तरीकों से प्राप्त करता है या अनौपचारिक तरीकों से, यह बात महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है कि वह साक्षरता के उच्च स्तर को प्राप्त करने का प्रयास करता है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन उसकी मृत्यु शिशु अवस्था में ही नहीं होनी चाहिए।
जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु क्या चाहिए, निश्चित है, लेकिन उसकी मृत्यु शिशु अवस्था में नहीं होनी चाहिए। तो देखिए समान तथ्य है जिन्हें सामान्यतः स्वीकारा गया है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता के सूचकांक के विकसित होने के लगभग 10 वर्ष पश्चात, कितने वर्ष, 10 वर्ष पश्चात एक अन्य सूचकांक का प्रयोग होने लगा। संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 1980 से प्रतिवर्ष एक मानव सूचकांक विकास प्रतिवेदन प्रकाशित करे। इनमें से विभिन्न देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर की जाती है। तो दोस्तों ये हो गया आपका चौथा का उत्तर। वो देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या चाहिए कि मानव विकास सूचकांक क्या, इस सूचकांक के अनुसार 2004 में पड़ोसी देश की तुलना में भारत की क्या स्थिति है। तो देखिए दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा 1990 में प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती है। कब, 1990 से प्रतिवर्ष। मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत लोगों को शैक्षणिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति एवं प्रति व्यक्ति आय के आधार पर देश के आर्थिक विकास की स्थिति की तुलना की जाती है। 2006 के मानव विकास सूचकांक के अनुसार 2004 पड़ोसी देशों की तुलना में भारत की स्थिति को निम्न आंकड़ों से समझाया जा सकता है। तो देखिए पहले श्रीलंका की स्थिति देखते हैं। तो देखिए पहला में श्रीलंका की स्थिति कि श्रीलंका की प्रति व्यक्ति आय $4390 है, अमेरिकी डॉलर में $4390 है। जन्म के साथ संभावित आय 74 वर्ष होती है। श्रीलंका की साक्षरता दर 15% वर्ष की जनसंख्या के लिए, और उनकी देखिए उनकी जनसंख्या के लिए 91 वर्ष दिया, यानी उनकी लगभग 91 वर्ष दिया। ठीक, विश्व में मानव विकास सूचकांक का क्रमांक 93, यानी श्रीलंका का जो विश्व में मानव विकास सूचकांक 93। अब उसी में देखिए सेकेंड नंबर पर भारत के बारे में देख लेते हैं। तो भारत के प्रति व्यक्ति आय 3139 रुपया, जो कि श्रीलंका से कम है अमेरिकी डॉलर में। ठीक, जन्म के समय संभावित आय भारत की 64 वर्ष है, जो कि श्रीलंका के अनुसार कम है। साक्षरता दर यहाँ देखिए 15+ वर्ष की जनसंख्या के लिए 61 है, यानी 15 साल से बेसी के लोग के लिए यहाँ साक्षरता दर 61%, जो कि श्रीलंका की कितना था, तो श्रीलंका की 91% था, यानी श्रीलंका से भारत क्या चीज़ कम है। विश्व में मानव विकास सूचकांक का क्रमांक 126 है, जबकि देखिए श्रीलंका का मानव विकास सूचकांक 93 था, यानी भारत देखिए मानव विकास सूचकांक क्रमांक में 126 नंबर पर आता है, यानी उससे ढेर नीचे आता है। अब देखिए तीसरा नंबर पर पाकिस्तान को देखते हैं। तो पाकिस्तान के प्रति व्यक्ति आय 2225 अमेरिकी डॉलर है। जन्म के समय संभावित आय पाकिस्तान के 63 वर्ष लगाया जाता है। पाकिस्तान का साक्षरता दर 15+ वर्ष की जनसंख्या के लिए 50 है, यानी 15 साल से बेसी वर्ष की जनसंख्या के लोग 50% पढ़े लोग हैं। ठीक, विश्व में मानव विकास सूचकांक में पाकिस्तान 134 स्थान पे आता है, जो कि भारत से ढेर नीचे। ठीक, अब देखिए नेपाल को देख लेते हैं। तो नेपाल प्रति व्यक्ति आय अमेरिकी डॉलर में 1490 रुपया है। जन्म के समय संभावित आय नेपाल की 62 वर्ष दिखाया जाता है। साक्षरता दर 15+ वर्ष की जनसंख्या के लिए 50% है। विश्व में मानव विकास सूचकांक का क्रमांक नेपाल का 138 है। तो देखिए आर्थिक विकास की दृष्टि से हमारे पड़ोस का एक छोटा सा देश श्रीलंका प्रत्येक क्षेत्र में भारत से आगे है। दूसरी ओर भारत जैसे एक बड़े देश का विश्व में मानव सूचकांक नीचे है। भारत की स्थिति प्रति व्यक्ति आय के मामले में नेपाल से अच्छी है, परंतु नेपाल संभावित आय और साक्षरता स्तर में भारत से ज़्यादा नीचे नहीं है। तो ये दोस्तों हो गया आपका 5वां का उत्तर। देखिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विकास की धारणीयता क्यों आवश्यक है, विकास का वर्तमान स्तर किन कारणों से धारणीय नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आर्थिक विकास को मापने के लिए किसी देश के आर्थिक विकास की धारणीयता को भी समझना आवश्यक है। विकसित देश के विकास की इस प्रक्रिया में विकास का स्तर ऊंचा करने का या विकास के स्तर को भावी पीढ़ी के लिए बनाए रखने का प्रयास करेंगे। ठीक उसी प्रकार विकासशील देशों की स्थिति रहेगी जो स्पष्ट रूप से वांछनीय है, लेकिन पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार विकास का वर्तमान प्रकार एवं स्तर धारणीय नहीं। इसके कारण निम्नलिखित है। देखिए इसका कारण निम्नलिखित में पहला कारण कौन सा है, आर्थिक विकास और औद्योगिक कारण के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक विदोहन या दुरुपयोग। तो ये हो गया आपका पहला कारण। दूसरा कारण आपका देखिएगा चाहिए, दूसरा कारण ये है, दूसरा कारण बोला पर्यावरण संबंधित समस्याएं, यानी दूसरा कारण आपका पर्यावरण संबंधित समस्या है। तीसरा कारण देखिए आपका क्या चाहिए, जंगलों का नष्ट होना। चौथा कारण भूमिगत जल का अति उपयोग, यानी जो भूमि के अंदर जो जल है उसका हम लोग ज़्यादा बर्बादी कर रहे हैं। देखिए ये हो गया आपका 4 गो कारण। बोला विकास की प्रक्रिया को निरंतर बनाए रखने के लिए ही धारणीयता विकास की अवधारणा का जन्म हुआ, यानी विकास की प्रक्रिया को निरंतर बनाए रखने के लिए किसका जन्म हुआ, तो धारणीयता विकास का। इस निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि विकास की प्रक्रिया एक दीर्घकालीन एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, अतः हमें समय समय पर अपने लक्ष्यों में परिवर्तन एवं संशोधन करने की आवश्यकता। तो ये दोस्तों कि आपका छठा क्वेश्चन। अब देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, हमारे देश के आर्थिक विकास में बिहार का विकास किस प्रकार सहायक हो सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहार का इतिहास अत्यंत प्राचीन है तथा इसमें सदियों से देश के सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में स्थापित मौर्य साम्राज्य भारतीय महाद्वीपों में विकसित पहली देशव्यापी शासन प्रणाली थी, जिनकी राजधानी पटना के निकट पाटलिपुत्र में स्थित थी।
ज्ञान और विज्ञान के प्रसार में भी बिहार योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यानी ज्ञान और विज्ञान के प्रसार में बिहार क्या चाहिए, अधिक महत्वपूर्ण है। विश्वविख्यात नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना पटना के निकट नालंदा में हुई थी। यानी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी, नालंदा में। यह विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय था जिसमें केवल देश के ही नहीं वरना विदेश के छात्र एवं विद्वान भी शिक्षा ग्रहण करते थे। बिहार ने देश के विभिन्न भागों को जोड़ने का कार्य किया। सासाराम के मध्यकालीन सम्राट शेरशाह सूरी ने सड़क आजम के नाम से देश के एक बृहद सड़क प्रणाली का निर्माण किया जो आज ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से विख्यात है। वर्तमान में बिहार की विकास दर बहुत धीमी है तथा विभाजन के पश्चात राज्य की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, परंतु इसमें अभी भी विकास की अपार संभावनाएं हैं तथा इसका विकास देश के आर्थिक विकास में कई प्रकार के सहायक हो सकता है। राज्य के विभाजन के पूर्व बिहार में खनिज पदार्थ का विशाल भंडार था जिससे अब यह वंचित हो गया, लेकिन बिहार की भूमि अत्यंत उपजाऊ है। वस्तुतः उत्तरी बिहार विश्व के सबसे उपजाऊ भागों में से एक है। इस प्रकार उर्वर भूमि एवं पर्याप्त जल संसाधन के रूप में बिहार में प्राकृतिक संसाधनों का बाहुल्य है। बिहार में केवल खाद्य फसलों का ही नहीं वरना गन्ना, जूट, तंबाकू, चाय आदि कई प्रकार के व्यावसायिक फसलों का भी उत्पादन होता है। अतः राज्य में कृषि आधारित उद्योगों के विकास की संभावनाएं भी बहुत अधिक है। बिहार में मसालों के उत्पादन में देश का एक अग्रणी राज्य है जिसकी देश और विदेश में बहुत मांग है। सब्जी के उत्पादन में इसका देश में दूसरा तथा फल के उत्पादन में तीसरा स्थान है। चीन के बाद भारत विश्व में लीची का सबसे बड़ा उत्पादक है जिसका 70% उत्पादन बिहार में होता है। लीची और आम जैसे उत्पादित फलों के निर्यात द्वारा राज्य में पर्याप्त विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है। बिहार में युवा मानवीय संसाधनों की बहुलता है तथा इनके कौशल का विकास हमारे देश के आर्थिक विकास में बहुत सहायक हो सकता है। इस प्रकार बिहार के विकास की देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। ये दोस्तों देखिए आपका दीर्घ उत्तरीय का 7 प्रश्न था, 7 खत्म हो गया। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू।